स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वाले सेक्टर से। यहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज है जिनके ऊपर जीएसटी एग्जाम किया गया है। डू नॉट वरी, ये ब्लू वाले सेक्टर्स हैं, ब्लू वाली सर्विसेज है, इनके ऊपर ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट 1 और 2 की अगर बात करूं तो यहाँ पे प्योर लेबर सर्विसेज, जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे जीएसटी एग्जाम किया गया है। ध्यान रखना, प्योर लेबर मतलब सिर्फ और सिर्फ लेबर होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं चलेगा। अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मटेरियल प्लस लेबर वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्विस होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्योर लेबर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो जो भी सप्लाई सर्विस है उसके ऊपर जीएसटी एग्जेप्ट रहेगी। पॉइंट 1 में बोला गया कि अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की आपने सर्विस ली है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओरिजिनल वर्क, आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ओल्ड वाले को रिपेयर रिनोवेट नहीं कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शनिंग, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स, नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसके लिए प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिए तो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन ये जो नया कंस्ट्रक्शन है ये किसका, आप घर बना रहे हो, रेजिडेंशियल यूनिट, और वो भी सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, 2-3 घर नहीं, एक ही आपको घर बना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और वो भी एक होना चाहिए, अदर देन एज अ पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। मतलब आप बड़ा वाला वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो नहीं चलेगा, सिंगल आप एक इंसान अपने लिए घर बनाएगा तो अगर नया घर बना रहा है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा है, उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन एक बात समझना, अगर वो रिपेयर रेनोवेशन करता है तो यहाँ पे उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर उसने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। रिपेयर और रेनोवेशन के लिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। पॉइंट 2 के अंदर वो बेनिफिट है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे प्योर लेबर ही, यहाँ पे भी गुड्स नहीं चलेगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होगी तो भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, सिर्फ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तो वो सप्लाई सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन दोनों यहाँ पे अलाउ करती है। अगर कोई पर्सन अपना नया कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ओरिजिनल वर्क्स है, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ओरिजिनल वर्क्स का कर रहा है तो भी एग्जेम्पशन मिलता है। और अगर पुराने घर को वो रेनोवेट कर रहा है, रिपेयर, रेनोवेशन, ऑल्ट्रेशन, फिटिंग आउट, जो भी कंप्लीशन, वो उस केस में भी उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। नया वाला कंस्ट्रक्ट करो या फिर पुराने वाले को रिपेयर करो, दोनों केसेस में अगर प्योर लेबर सर्विस ले रहे हो तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन इट शुड बी पर्टेनिंग टू व्हाट, pertaining to beneficiary led individual house construction or enhancement under housing for all urban mission या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। ये सरकार की योजना है जिसमें जो लोग हैं वो लोन लेते हैं, उस लोन के ऊपर उनको एक स्पेसिफाइड प्रिंसिपल अमाउंट अलग, वो मार्केट रेट से इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मान लो 8% इंटरेस्ट है तो 2% ही उनको इंटरेस्ट पे करना है, बाकी 6% गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी के हिसाब से दे देगी। तो ये वाले पॉइंट के हिसाब से अगर वो अपना घर बना रहे हैं, नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर ओल्ड वाले को रेनोवेट कर रहे हैं, उसके लिए जो भी प्योर लेबर सर्विस लेंगे उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। अब आपको एक बार के लिए डिफरेंसेस अगर यहाँ से देख लोगे तो आपको चीजें फिल्टर हो जाएंगी दिमाग में। दोनों केसेस मैंने डिस्कस किए साइड बाय साइड। पहला, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा, प्योर लेबर होना चाहिए, ठीक है, तो दोनों केस में एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लोगे तो भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन किसका करना चाहिए, न्यू हाउस का, नया घर, ठीक है, ओरिजिनल वर्क्स, दोनों जगहों पे ओरिजिनल नया घर बना रहे हो तो उसके लिए अगर आपने प्योर लेबर सर्विस ली है तो चलेगा। दूसरी बात, अगर आपने रिपेयर रेनोवेशन कर रहे हो तो केस 1 में नहीं चलेगा, लेकिन केस 2 के अंदर आप रिपेयर और रेनोवेशन करवाने के लिए भी प्योर लेबर सर्विस लेते हो, उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। तीसरी बात, इट शुड बी पर्टेनिंग टू व्हाट, फर्स्ट केस में बोला इट शुड बी पर्टेनिंग टू अ रेजिडेंशियल यूनिट, कमर्शियल नहीं चलेगा, रेजिडेंशियल यूनिट, और वो भी सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। और दूसरे केस में बोला प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन, इसके अंतर्गत अगर कोई अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहा है या एनहांस कर रहा है तो उसको इस सेवा का लाभ मिलेगा जो केस 2 के अंदर है, ठीक है, उसको सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगी प्योर लेबर सर्विस पे। तो ये हमने पूरी बातें देखी पॉइंट नंबर 1 और 2 की। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी को अपनी इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क एक्सटेंड करना है और फार्मर के ट्यूबवेल तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, पावर पहुंचाना है, ताकि फार्मर उसको यूज कर सके अपने एग्रीकल्चर के लिए। तो ये जो भी अपना नेटवर्क एक्सटेंड कराने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में जो भी कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होती है, जो भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वो लेता है, उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगता जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी अपना नेटवर्क एक्सटेंड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करती है। लेकिन किस पर्पज के लिए, फार्मर की ट्यूबवेल तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, उसके लिए एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन लगती है जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। पॉइंट 4 की बात करते हैं, टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, ये 3 सर्विसेज के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन भी बताया है और विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन भी बताया। मैं आपको पहले टैक्सेबिलिटी की बात करता हूं, फिर एग्जेम्पशन पे आते हैं। टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड के लिए हमने 9(3) में देखा था कि कोई भी पर्सन अगर प्रोमोटर को टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड वाली सर्विस देता है तो ऐसे केस में आरसीएम अप्लाई हो जाता है
और वो प्रोमोटर को आरसीएम में टैक्स पे करना होता है, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे एग्जेम्पशन दे दिया, बोला प्रोमोटर को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज कोई उसको दे भी रहा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए तो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन बिल्डर को पॉइंट नंबर 1 में बोला उसको कुछ कंडीशन अप्लाई होंगी। कंडीशन ये है कि जो भी फ्लैट्स वो कंस्ट्रक्ट करेगा उसको कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स को सेल कर देना होगा बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ऐसे केस में अगर वो इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले बेच देगा तो वो तो सप्लाई मान लिए जाएंगे और वो ऐसे वाले फ्लैट्स के ऊपर उसको आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो सरकार को तो टैक्स मिल गया। ऐसे केस में टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज का टैक्स वो लोग एग्जेम्प्ट भी कर देंगे तो चलेगा। ये इस वजह से उसको एग्जेम्पशन दिया गया अगर वो फ्लैट को बेच देता है पहले, इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले। लेकिन विड्रॉल की बात की, बोला अगर बिल्डर ने यहाँ पे बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया और उसने इसका भी बेनिफिट ले लिया, टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज पे भी उसने आरसीएम में टैक्स पे नहीं किया, एग्जेम्पशन लेके बैठ गया, और जो फ्लैट्स उसको पहले बेचने थे उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में बेचे, तो दोनों जगहों से वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने बोला उसकी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर देंगे और अब उसको टैक्स पे करना होगा अलग रेट्स के हिसाब से। अफोर्डेबल हाउसेज अगर उसने कंस्ट्रक्ट किए तो अफोर्डेबल हाउसेज की वैल्यू का 1% उसको पे करना होगा, और अगर अदर देन अफोर्डेबल हाउसेज उसने कंस्ट्रक्ट किए तो उन हाउसेज की वैल्यू का 5% उसको पे करना होगा। ये हमने देखी टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज वाले ट्रांजैक्शंस में जो सर्विस होती है, टैक्सेबल, एग्जेम्पशन और विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। जाते हैं देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर 3 सर्विसेज है और तीनों सर्विसेज के अंदर अमेंडमेंट है। पॉइंट 1 और 2 तुमको दिख रहा है, येलो हाईलाइट किया, यहाँ पे अमेंडमेंट है। पॉइंट 3 भी तुमको दिख रहा है नीचे, वहां पे भी उसके अंदर अमेंडमेंट है। मैं आपके साथ पहले पॉइंट 2 देख लेता हूं। पॉइंट 2 में इन्होंने बोला कि होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब और कैंपसाइट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ये जब अपनी सर्विस देते हैं लॉजिंग और अकोमोडेशन वाली सर्विसेज, ये सर्विसेज की रिस्पेक्ट में पहले एग्जेम्पशन हुआ करता था। बोला था कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ दैट यूनिट ऑफ अकोमोडेशन, जो भी वो ले रहे हैं, जो भी रूम दे रहे हैं लॉज पे लॉजिंग अकोमोडेशन के लिए, उसकी अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 रुपीज तक की है पर डे की, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन था। लेकिन अब इन लोग ने उसको टैक्सेबल बना दिया है। 18 जुलाई 2022 से होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब और कैंपसाइट की जब भी अपना रूम देते हैं लॉजिंग के लिए, अकोमोडेशन के लिए, कोई मॉनेटरी लिमिट का बेनिफिट नहीं है। अब ये जो भी अपना रूम रेंट पे देंगे उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल लगेगा। लेकिन मेरे को आपको एक पॉइंट बताना है, मैंने आपके साथ चैरिटेबल सेक्टर में एक पॉइंट डिस्कस किया था जहां पे मैंने बोला था लास्ट वाला पॉइंट 6 का बी, जाके आप नोट्स में देख लो। 6 के बी में मैंने बोला था रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेसमेंट फॉर जनरल पब्लिक। उसमें अगर मंदिर, मस्जिद, चर्च के अंदर जो प्रीसिंक्ट होती है वहां पे अगर वो लोग रेंटिंग करते हैं तो उसमें एग्जेम्पशन फिर भी मिलता है। रेंटिंग ऑफ रूम्स के लिए अगर कंसिडरेशन को चार्ज करते हैं 1000 और मोर पर डे का तो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर 1000 से कम होगा पर डे का, दैट इज अप टू 999 होगा, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। तो वहां पे अगर रेंटिंग ऑफ रूम्स हो रहा है उसके लिए बेनिफिट अभी भी वहां पे अवेलेबल है चैरिटेबल वाले सेक्टर के अंदर, जो रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस वाले करते हैं। रेंटिंग ऑफ रूम्स का वैल्यू अप टू 999 है पर डे की, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रुपीज 1000 वाली बेनिफिट नहीं है, ये अब टैक्सेबल हो चुका है, यहाँ पे कट हो गया है। ये जो अगर मैं आपको ब्लू कलर का नीचे बॉक्स दिख रहा होगा स्क्रीन के, वो आप रीड कर लो। इसमें मैंने यही बताया कि यहाँ पे ये वाली कट कर दी, मतलब ये टैक्सेबल हो गया, लेकिन रिलीजियस प्लेस के अंदर जो भी रेंटिंग ऑफ रूम्स का है वो एग्जेम्पशन अभी भी अवेलेबल रहेगी। पॉइंट 1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, इसके रिस्पेक्ट में मेरे को आपसे बात करनी है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इन्होंने बोला रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस। ये एग्जेम्पशन पहले इतनी थी, लेकिन आगे वर्ड ऐड कर दिया इन्होंने, वर्ड ऐड किया है एक्सेप्ट वेयर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल है, उसके लिए एग्जेम्पशन नहीं है। एक्सेप्ट डाल के आगे लिख दिया, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग पे दे रहे हैं रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो वो अब टैक्सेबल है। इसके लिए आरसीएम में जाके एक प्रोविजन ऐड करके बोल दिया कि वो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। तो किसको अब एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड, मतलब अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं फॉर यूज एज ए रेजिडेंस, तो उसके लिए एग्जेम्पशन मिलेगा। मैंने इसके ऊपर एक अच्छा सा ड्राफ्ट करके मैंने वहां पे आरसीएम वाले चैप्टर में वो डिस्कस किया था, वो क्लिप अभी ऐड कर देता हूँ, वो क्लिप देख लो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके पहले मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे नीचे एक अमेंडमेंट आई है, नई वाली सर्विस आई है, तुमको एकदम स्क्रीन के नीचे वाले पॉइंट नंबर 7 में दिख रहा है भाई, ये नई वाली सर्विस आई है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ये एकदम तबाही लेवल की यहाँ पे अमेंडमेंट है, जिसके ऊपर तुमको क्वेश्चन बनने का, क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम में बनेगा।
रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, आरसीएम चैप्टर के लिए सिर्फ 4 बातें याद रखो, मैं तुमको बता रहा हूं, आगे बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। अभी के लिए याद कर लो, आर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो वो ट्रांजैक्शन आरसीएम का होगा। यहां पे मैंने चारों बातें लिख के रखी, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसमें और कुछ लिखा भी नहीं, यही बात लिखी है, आप रीड कर लो, वही बात लिखी है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, कमर्शियल नहीं, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, कोई भी पर्पस के लिए दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी हो, कमर्शियल पर्पस के लिए दी हो, वहां पे लिखा हुआ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना बोला कि रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो उस केस में वो आरसीएम का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये चारों केस, चारों बातें आपको केस में मिल जाएंगी, आरसीएम ही हो जाएगा, मतलब 3 बातें मिलेंगी तो वो आरसीएम हो जाएगा। इसको आर की तरह आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसकी भी मैं अच्छे से, अब मैं यहाँ पे तुमको तुमने आरसीएम पढ़ लिया लास्ट वाली सर्विस का, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का, इसको मैं आपको एनालाइज करके बताता हूं कि किस केस में आरसीएम लगेगा, किस केस में एग्जेम्पशन दिया गया। इसके रिस्पेक्ट में जाके एग्जेम्पशन चैप्टर में थोड़ा सा इन्होंने एग्जेम्पशन को मॉडिफाई किया है, तो वहां पे देखेंगे एग्जेम्पशन अब किसके लिए मिलेगा, किसके लिए नहीं मिलेगा, और लास्टली किस केस में फॉरवर्ड चार्ज किया होगा, ठीक है। तो आरसीएम वर्सेस फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस एग्जेम्पशन पूरा एनालिसिस करते हैं, वो सर्कुलर देते हैं। आ जाओ स्क्रीन के इस साइड पे और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ये अगेन मई 2023 की अमेंडमेंट है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। इसको लेकर के 2 बातें हुई। एक तो अमेंडमेंट यहाँ पे आरसीएम चैप्टर में इन्होंने की, जहां पे इन्होंने बोला कि अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आरसीएम लगेगा और उस रजिस्टर्ड पर्सन को ही टैक्स पे करना होगा। पर्पस क्या है वो मतलब का नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में उस रेसिपेंट को ही टैक्स पे करना होगा। दूसरा, इन्होंने जो ये वाला तो नया प्रोविजन ऐड किया था आरसीएम में। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट कर दी एग्जम्पशन चैप्टर में। एग्जम्पशन चैप्टर में पहले लिखा हुआ था कि अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दी जाती है किसी पर्सन को, तो उस केस में अगर वो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दी गई है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो एग्जेम्प्ट होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे इन्होंने अमेंडमेंट कर दी और वहां पे जाके वर्ड लिख दिए कि अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दी जा रही है किसी पर्सन को अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंशियल यूज, तब जाकर के एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब अगर आपको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का क्वेश्चन दिख रहा है तो टैक्स कब लगेगा आरसीएम में टैक्स कब लगेगा, जब वो रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, पॉइंट खत्म। दूसरा, अगर आपको एग्जेम्पशन का प्रोविजन देखना है तो वहां पे 2 बातें होनी चाहिए, वो रेसिपेंट अदर देन रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो जो यूज कर रहा है वो रेजिडेंशियल यूज के लिए कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। दोनों में से एक भी गड़बड़ हो गई, मतलब अगर वो यूज जो कर रहा है वो रेजिडेंशियल नहीं कमर्शियल यूज कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाएगा। भले ही रेसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी क्योंकि कमर्शियल यूज अलाउड नहीं है, एग्जेम्पशन उसके लिए मिला नहीं है। और अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड हो गया फिर तो आपको यूज देखने की जरूरत ही नहीं है, उस केस में ये ट्रांजैक्शन आरसीएम में टैक्स लगता है। यही मैं आपको दिखाने वाला हूं, आरसीएम वर्सेस फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस एग्जेम्पशन। अब इस टेबल को देखो, आपको सारे डाउट आपके दिमाग से क्लियर हो जाएंगे। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मैंने ऊपर जो ब्लू वाला बताया, ब्लू वाला मतलब आरसीएम लगने वाला है, ये मेरा कोड है, ठीक है। और नीचे जो मैंने रेड कलर ऑरेंज कलर का बॉक्स बनाया मतलब एग्जेम्प्ट है मेरा। इस चैप्टर में आपको हालांकि यही दिखने वाला है। ब्लू वाला, अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, खत्म है उस केस में। रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड को दिया है, आरसीएम ही लगेगा। पर्पस के लिए मैंने कलर नहीं किया क्योंकि पर्पस कमर्शियल यूज हो या फिर रेजिडेंशियल यूज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आरसीएम ही होगा। याद करने के लिए बोल सकते हो आर 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 आर, ठीक है। दूसरा वाला देखो, उसमें रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर जिसको दी जा रही है दैट इज एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड, तो आपको दिया गया अगर कमर्शियल यूज है तो डेफिनेटली वो टैक्स होगा, फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। लेकिन एग्जेम्पशन कब मिलेगा मैंने अभी बताया, अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दिया किसी पर्सन को विच इज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन एंड वो जो यूज के लिए दिया गया है फॉर रेजिडेंशियल यूज, तब जाकर के एग्जेम्पशन मिलेगा। तो मैं बोलूं एग्जेम्पशन लेने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, वो रेसिपेंट अदर देन रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो यूज रेजिडेंशियल यूज होना चाहिए, तब जाकर के एग्जेम्पशन मिलेगा। और आरसीएम में टैक्स कब लगेगा, आर 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 आर, ठीक है। तो ये पूरी बातें हो गई, अब जाते हैं स्क्रीन पे और बाकी बातें डिस्कस। अब कंटिन्यू करते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सेक्टर। इसमें पॉइंट 1 और 2 अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। पॉइंट 3 पे बात करते हैं, इसके बाद रेंटिंग वाला सेक्टर खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट को मैंने येलो क्यों मार्क किया, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट भी नहीं, एक सर्कुलर आया है, तुमको स्क्रीन के एकदम नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऐसा 4 लाइन का ये सर्कुलर है, ग्रीन कलर का मार्क किया हुआ है क्योंकि ये अमेंडमेंट है। इस प्रोविजन में कहीं पे भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। अगर ये येलो नहीं होता, अगर अमेंडमेंट नहीं होती तो ये ब्लू होता, क्योंकि इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना लंबा है, आपको रीड करने में तकलीफ हो जाएगी, सर्कुलर समझने में तकलीफ हो जाएगी। मैं आपको फटाफट से एक डायग्राम के थ्रू ट्रांजेक्शन समझा देता हूँ। ये नंबरिंग जो आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के 1 2 3 4 5 और 6 7 जो भी दिख रहे हैं, ये नंबरिंग आपको समझ में आ जाएगी जब आप मेरा डायग्राम देखोगे। मेरे डायग्राम को आप नंबर के साथ फॉलो करना और वो नंबर वहां पे लिंक कर देना। पहला ये जहां पे देखो कि ये ट्रांजेक्शन कौन सा है, इसके अंदर क्या क्या बातें होने वाली है, वो आपको अपफ्रंट वाला जो ट्रांजेक्शन है वो समझ में आएगा। सप्लायर अगर कोई है, जो एंटिटी है, जो SGIDC, पिंक कलर के आपको दो सप्लायर दिख रहे हैं, SGIDC स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर कोई एंटिटी है वो सप्लायर है। एंटिटी लेकिन ऐसी होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का 20% और मोर का ओनरशिप है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी तीनों मिलके या कोई भी इंडिपेंडेंटली 20% और मोर का स्टेक रखते हैं उस एंटिटी में डायरेक्टली, या फिर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में पैसा डाल के रखा है। 100% होली ओन्ड कंपनी है गवर्नमेंट की, 100%, और वो 100% होली ओन्ड कंपनी अगर 20% और मोर का स्टेक रखती है एंटिटी में, ये हो जाती है इनडायरेक्ट होल्डिंग, जो डॉटेड वाली लाइन है। तो ऐसे केस में ये एंटिटी के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का 20% और मोर का स्टेक है, तो ये भी सप्लायर मान लिया जाएगा। SGIDC तो ऐसे ही है, और दूसरी एंटिटी जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की होल्डिंग है। ये सप्लायर ने कौन सी सर्विस दी? पॉइंट नंबर 3 देखो, सर्विस दी बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ दी फॉलोइंग प्लॉट। ये प्लॉट है इंडस्ट्रियल प्लॉट या फिर प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। ये इन्होंने लॉन्ग टर्म लीज वाली सर्विस दी है। और रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है या फिर डेवलपर ऑफ इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया, तो ये सप्लायर है। रेसिपिएंट ये ब्लू वाले हैं, और जो सर्विस दी है वो लॉन्ग टर्म लीज पे इंडस्ट्रियल प्लॉट या फिर ये सर्विस जो दूसरा वाला प्लॉट है वो दिया है, जिसकी टेन्योर है 30 इयर्स और मोर की लॉन्ग टर्म लीज की। तो अब जाकर के ट्रांजेक्शन के ऊपर हम आगे डिस्कशन कर पाएंगे। अब ट्रांजेक्शन आपके दिमाग में बैठ गया, ये 1 2 3 फॉलो करना, वहां पे आप कैच कर लेना, आपको समझ में आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ एग्जेम्पशन की। भाई ये ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो जीएसटी में एग्जेम्पशन क्या होगा? हम तो एग्जेम्पशन चैप्टर की बात कर रहे हैं। एग्जेम्पशन के लिए पॉइंट 4 में मैंने लिखा है कि एग्जेम्पशन विल बी विद रिस्पेक्ट टू द अपफ्रंट अमाउंट पेएबल। अब एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, एग्जांपल बहुत अच्छे से समझना, आपको चीजें अब आगे लास्ट तक वो नया वाला सर्कुलर भी समझ में आएगा अगर इस एग्जांपल पे ध्यान दो। ये जो सप्लायर है SGIDC या वो स्पेसिफाइड एंटिटी, इन्होंने उस रेसिपिएंट को लॉन्ग टर्म लीज पे इंडस्ट्रियल प्लॉट तो दिया। ये जनवरी 2023 में, अभी फॉर एग्जांपल जनवरी 2023 में इनको प्लॉट दिया और बोला कि 30 साल के लिए आपको लॉन्ग टर्म लीज पे दे रहे हैं। पर ईयर आपको लीज देनी होगी 12 लाख रुपए की। तो एवरी ये एनुअल लीज देता है, ठीक है, एनुअल लीज रेंट देता है 12 लाख। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन जनवरी 2023 में जब ये लीज कॉन्ट्रैक्ट, लीज एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें अपफ्रंट अमाउंट चार्ज किया। जो सप्लायर SGIDC है या फिर एंटिटी, उसने उस रेसिपिएंट को बोला आपको अपफ्रंट 3 करोड़ रुपया पे करना होगा, बाकी आप हर साल 12 लाख रुपए पे करते रहो एज लीज रेंट, लेकिन अभी के लिए आपको 3 करोड़ रुपया अपफ्रंट पे करना होगा। ये 3 करोड़ का रुपया जो अपफ्रंट अमाउंट है, इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये इसके बारे में बोलता है। पॉइंट नंबर 5 में कंडीशंस लिखिए कि अगर एग्जेम्पशन मिलेगी तो ये कंडीशंस रहेंगी। पहली कंडीशन, जो लीज पे प्लॉट दिया गया दैट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज अलॉटेड। दूसरी कंडीशन, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट विल मॉनिटर एंड एनफोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द अबाव यूजेज कंडीशन। जो यूज के लिए है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करता रहेगा। पॉइंट 3 में बोला गया कि अगर वायलेशन किया, सब्सिक्वेंटली चेंज कर दिया, जो पर्पस के लिए प्लॉट दिया गया था वो पर्पस नहीं किया, कोई और पर्पस यूज कर रहे हो, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं की, वहां पे अपना थीम पार्क डाल दिया, वाटर पार्क डाल दिया, तो वहां पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अब ये लोग बोलते हैं कि टैक्सेबल कैसे होगा। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी थी जब एग्जाम किया था, 3 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी एग्जाम किया था जनवरी 2023 के अंदर, ये फ्यूचर में जब भी आपने गड़बड़ कर दी तो आपको अब जीएसटी पे करना होगा 3 करोड़ के ऊपर, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और ये ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी। जो सप्लायर है SGIDC और वो एंटिटी, और जो रेसिपिएंट्स है, ये दोनों की ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी। यहां तक कि अगर आगे लीज पे सब लीज दे दिया, रेसिपिएंट ने आगे किसी और को लीज दे दिया, उसको किसी और को लीज दे दिया, और वो पार्टी भी अगर यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, उन्होंने भी अगर कंप्लाई नहीं किया, उस प्रॉपर्टी को यूजेज कंडीशन नहीं किया, तो ये सारे लोग फंसेंगे, सारी ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी। और इनफैक्ट अगर प्रॉपर्टी को सेल भी कर दिया तो सेल होने के बाद जो बायर भी होगा वो भी फंसेगा। मतलब ये आपको पूरा आगे 30 साल तक कंप्लाई करना रहेगा। ठीक है, ये पूरी बात थी। अब पॉइंट 4 में बोला कि जो भी लीज एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट, सब लीज एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट में कंडीशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने जनवरी 2023 के अंदर उस 3 करोड़ रुपए की अपफ्रंट अमाउंट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया हुआ है, और ये पर्पस के लिए ही लैंड को यूज करना है। अगर पर्पस मीट नहीं हुआ तो जीएसटी लायबिलिटी आ जाएगी, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना होगा। ऐसे
कंडीशन, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट सारी एग्रीमेंट के अंदर लिखना होगा, तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी। अब सर्कुलर क्या है, 2 सर्कुलर है। पॉइंट नंबर 6 का जो सर्कुलर है ये पुराना वाला है, पॉइंट नंबर 7 का सर्कुलर नया वाला है। 6 वाला सर्कुलर बोलता है कि ये जो अपफ्रंट अमाउंट है, ये जो 3 करोड़ का अपफ्रंट अमाउंट है, ये आपको वन शॉट में पे करना ऐसा नेसेसरी नहीं है। जो रेसिपिएंट है वो एक बार में 3 करोड़ पे करे या फिर इंस्टॉलमेंट में 1.5 करोड़ की 2 इंस्टॉलमेंट या फिर 1-1 करोड़ की 3 इंस्टॉलमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जेम्पशन फिर भी रहेगा उस अपफ्रंट अमाउंट पे, लेकिन इट शुड बी डिटरमाइंड अपफ्रंट, मतलब जो जनवरी 2023 का उस टाइम पे वो डिटरमाइन हो जाना चाहिए। मान लो तब डिटरमाइन से 1 करोड़ हुआ था तो 1 करोड़ के ऊपर ही एग्जेम्पशन रहेगी। फ्यूचर में जाके अगर एक्स्ट्रा पैसे बोल रहा है कि नहीं और 2 करोड़ लगेंगे, वो नहीं चलेगा। डिटरमाइन अपफ्रंट होना चाहिए। पेमेंट भले ही आप इंस्टॉलमेंट में करो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नया वाला सर्कुलर पॉइंट 7 में डिस्कस्ड है। वो सर्कुलर बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है लीज प्रॉपर्टी, उसके लिए अगर रेसिपेंट को प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस या फिर लोकेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो अगर वो वाला अमाउंट अपफ्रंट पे करता है तो उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल, सप्लायर ने उस प्रॉपर्टी उस लेसी को बोला कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, ये तो एकदम हाईवे के पास में, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इजी रहेगा और पोर्ट भी पास में, ये वाली प्रॉपर्टी है तो आपको प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 3 करोड़ अपफ्रंट पे करो प्लस प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस 70 लाख रुपए का, ये 70 लाख रुपए का प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा। तो क्या इस 70 लाख रुपए की प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा? आंसर इज यस। 3 करोड़ पे तो रहेगा ही रहेगा, वो अपफ्रंट अमाउंट है, लेकिन 70 लाख का जो लोकेशन या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पे किए थे, अपफ्रंट पे किए थे, तो उसके ऊपर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये नया वाला सर्कुलर था, पूरा खत्म हो गया, रेंटिंग वाला सेक्टर ही खत्म हो गया। ठीक है, अब आप ये रीड कर लो, ये पूरे देख लेना पॉइंट नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने सारी पॉइंट की डिकोडिंग करके रखी है कि कौन सा पॉइंट मैंने आपको कब समझाया था, 1, 2, 3, 4, 5 वाला। ये वो पूरा 1, 2, 3, 4 है। 5th में जो कंडीशंस थी वो कंडीशंस यहाँ पे दिख रही है। जो सर्कुलर है 6 और 7 वाला, ये भी डिस्कस हो गया। अब हम लोग जाते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की बाकी बातें जो डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी बाकी सर्विसेज है गवर्नमेंट सेक्टर की। मैंने तुम्हारे साथ पॉइंट 1 से लेके 5 तक ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। 1 to 5 वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख के जाना। ये बस मैं रीड आउट कर रहा हूँ सिलेबस में, तो तुमको एक एक करके बता देता हूँ। इनके ऊपर ज्यादा लोड नहीं है, सब ब्लू हाईलाइटेड है। ठीक है, तो एक बार बस रीड कर लेना, इसके ऊपर ज्यादा लोड मत लेना। अभी भी हम वही डिस्कस कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। पॉइंट 6 के अंदर 4 ऐसी सर्विसेज है जो गवर्नमेंट देती है। पहला है इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जेड सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट ये जो भी सर्विसेज देती है इनके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पॉइंट 2 के अंदर है टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस देती है। ये मैंने सप्लाई चैप्टर में तुम्हारे साथ डिस्कस किया था। ये सर्विस के ऊपर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी लॉ में, कोई भी एक्ट में जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कराने की ये सर्विस देती है। इसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन फीस आप भरते हो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होती है। पॉइंट 4 है टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू द फैक्ट्री वगैरह। देखो फैक्ट्री के अंदर काफी सारी चेकिंग, काफी सारी सेफ्टी वगैरह करवानी पड़ती है, तो गवर्नमेंट वहां पे सारी सेफ्टी चेक्स करती है। ये फायर कंप्लायंस करते हैं ताकि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मशीनरी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, कहीं मशीनरी कुछ इंस्टॉल नहीं होगी, गिर जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। केमिकल लीकेज ना हो जाए, तो गवर्नमेंट ये सारी सेफ्टी चेक करती है, सारा लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है फैक्ट्रीज के रिस्पेक्ट में। ये जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है फैक्ट्रीज के रिस्पेक्ट में, सेफ्टी वाली, इनके ऊपर ये सर्विसेज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। पॉइंट 7 है, उसकी में लिखा है मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगता। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो के रिस्पेक्ट में सर्विस होती है। देखो आपको रफली बता दूं, कस्टम्स पोर्ट होता है वो पूरा दिन पूरी रात चालू रहता है, दिन रात 24 घंटे चालू रहता है, क्योंकि शिप के कंटेनर्स आते हैं, वो रात भर कभी कभी अनलोड होते हैं, फिर वो लोडिंग भी होती है कंटेनर्स वगैरह, काफी काम होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो कस्टम्स के ऑफिसर्स होते हैं उनको ऑफिस मतलब रात को भी वो ड्यूटी पे रहते हैं, डेप्यूटिंग ऑफिसर्स आफ्टर द ऑफिस आवर्स एंड ऑल्सो ऑन द वीकेंड्स। ठीक है, हॉलीडेज में भी वो काम करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा टाइम काम करके सर्विसेज देते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो। इनकी ये वाली सर्विस एग्जेम्प्ट है, इसीलिए जो मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस वो लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। पॉइंट 8 की बात करें, गारंटिंग ऑफ लोन्स। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जब बैंक से लोन ले रही है तो बैंक को उनके लोन की गारंटी के लिए गारंटी देनी पड़ती है। गवर्नमेंट पीएसयू के लोन की गारंटी गवर्नमेंट देती है, बैंक को बोलती है कि भाई पीएसयू अगर पैसा नहीं देगा लोन का तो हम दे देंगे, हमारी तो है वो पीएसयू। तो गवर्नमेंट ने गारंटिंग की सर्विस दी, ये गारंटिंग की सर्विस पीएसयू को दिया और पीएसयू उसको कंसिडरेशन देती है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। पॉइंट 9 के बात करते हैं ईआरसीसी, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर।
ये कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है। एक्चुअली गवर्नमेंट की जो माइंस होती है, मिनरल्स की माइंस होती है, वहां से माइंस में से मिनरल्स वगैरह निकालने का काम वो लीज पे दे देते हैं, और माइन लीज होल्डर्स वहां से मिनरल्स निकाल के उसमें से प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं, और गवर्नमेंट को बोला जाता है, गवर्नमेंट उनको बोलती है कि भाई जो भी आप पैसे कमाओगे मिनरल्स बेच के, आपको रॉयल्टी देना है गवर्नमेंट को। अब वो जो माइन लीज होल्डर्स हैं वो बड़े निकम्मे होते हैं, वो टाइम पे लीज पैसा नहीं देते, रॉयल्टी नहीं देते गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर रही है यहाँ से रफली उनको लगता है कि 50 करोड़ का यहाँ पे उनको रॉयल्टी आना चाहिए, पैसे आ नहीं रहे, तो एक एक्सेस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर नाम का इंसान होता है जो बोलता है आपको 50 करोड़ चाहिए तो ये वसूल करके मैं दे दूंगा, इनसे पैसे वसूल करने का काम मेरा है, ठीक है। अगर ये 40 करोड़ भी देते हैं तो भी 10 करोड़ मैं अपनी जेब से डाल के आपको दे दूंगा, और अगर ये 70 करोड़ देंगे तो 20 करोड़ मेरा, आपको आपके 50 करोड़ मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ने इस ईआरसीसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको गवर्नमेंट ने सर्विस दी। कौन सी सर्विस दी? बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे रॉयल्टी ये कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट ने इसको राइट्स असाइन कर दिए, इससे जो भी कंसिडरेशन जाता है इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। ये पॉइंट 9 था। उसके बाद पॉइंट 10 है जीए, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस होते हैं 243W में लिखे, पंचायत के फंक्शंस होते हैं 243G में लिखे हुए। ये म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के फंक्शंस उन्हीं को परफॉर्म करने चाहिए, लेकिन उनके फंक्शंस अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी परफॉर्म करती है, या फिर कोई फंक्शंस के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंटल अथॉरिटी म्यूनिसिपैलिटी को फंक्शन देती है, कोई सर्विस देती है, तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की जो सर्विस है उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, अगर वो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के फंक्शंस परफॉर्म करने के रिस्पेक्ट में कोई भी सर्विस देते हैं। ये पॉइंट 10 तक हमने सारी सर्विसेज देखी जो गवर्नमेंट देती है, जिसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं, उसके बाद पॉइंट जो मेरी स्टार्ट हो रही है सीरीज, ये है सर्विसेज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहा है, कोई गवर्नमेंट के ऊपर इनवॉइस रेज कर रहा है, तो वो पर्सन जो गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है वो अपनी सर्विस पे जीएसटी लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये सारी एग्जेम्पशंस उसके रिस्पेक्ट में। पॉइंट 11 मैंने येलो मार्क किया, ये इस बार की अमेंडमेंट है। इस प्रोविजन में कुछ अमेंडमेंट नहीं आया, एक सर्कुलर आया कुछ चीजें क्लैरिफाई करने की। पॉइंट 11 में बोला गया कि आर्टिकल 243W में म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस है, और 243G में 243G के अंदर पंचायत के फंक्शंस है। ये काम म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत को परफॉर्म करनी चाहिए, जैसे रोड साफ करना, गार्डन मेंटेन करना, क्लीनिंग करना, ड्रेनेज साफ करना। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत की ये फंक्शंस परफॉर्म करने के रिस्पेक्ट में कोई थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को, मतलब म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को ये सर्विस देगा, तो इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये पर्सन अगर प्योर लेबर का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एग्जेम्प्ट होगा, मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करना है लेबर, कोई गुड सप्लाई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लेबर का सर्विस देता है म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत को, तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट, ये जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जीएसटी नहीं रहेगा। दूसरा और एक ऑल्टरनेटिव है, कॉम्पोजिट सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज लेबर, मटेरियल और लेबर ये दोनों दे सकते हैं। लेकिन कॉम्पोजिट सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के केस में इन्होंने बोला सप्लाई ऑफ गुड्स का प्रोपोर्शन मैक्सिमम 25% होना चाहिए। अगर 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसमें मैक्सिमम जो गुड्स का प्रोपोर्शन है वो 25% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे गुड्स बस 25% है और बाकी की सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कॉम्पोजिट सप्लाई को जो भी म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत को दे रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये नॉर्मल प्रोविजन है जो पहले भी अप्लाई होते थे। सर्कुलर में आया है, कुछ बातें क्लेरिफाई की है। पॉइंट नंबर 1 और 2, सर्कुलर का पॉइंट 1 बोलता है कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का एक फंक्शन ये भी है सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन सर्विसेज। लेकिन ये सैनिटेशन और कंजर्वेशन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अगर कोई पर्सन म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को सर्विस देता है तो उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगी। सैनिटेशन और कंजर्वेशन मतलब पानी से रिलेटेड, गंदा पानी, गटर का पानी क्लीन करना और अच्छा पानी लोगों को प्रोवाइड करना, साफ पानी पीने का और खाना बनाने के लिए, तो ये काम म्यूनिसिपैलिटी का होता है। इसके रिस्पेक्ट में कोई म्यूनिसिपैलिटी को सर्विस देगा तो एग्जेम्प्ट है, ये हमने अभी पढ़ा। लेकिन पॉइंट 2 बोलता है कि इंडियन आर्मी को अगर सैनिटेशन और कंजर्वेशन सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, इंडियन आर्मी का जो भी एरिया होता है वहां पे अगर उनको गटर साफ करवाना है, पानी साफ पानी पीने के लिए उनको प्रोवाइड करवाना है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन इंडियन आर्मी को सर्विस देगा तो ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी थोड़ा ना कोई म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत है। सिमिलर लाइंस पे पॉइंट 2 में और एक पर्सन उन्होंने बोला कोई गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री मतलब जैसे कोई भी मिनिस्ट्री ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए, या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, बहुत सारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये मिनिस्ट्री को भी अगर सैनिटेशन और कंजर्वेशन सर्विसेज दी, वो भी टैक्सेबल होगा। कोई डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ये थोड़ा ना म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत है। अगर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, मिनिस्ट्री की जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट बिल्डिंग, उसमें सैनिटेशन और कंजर्वेशन सर्विसेज चाहिए, गंदा पानी साफ करवाना है, ड्रेनेज लाइन क्लीन करवानी है, तो कोई पर्सन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस देगा तो वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट
ये जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, ये म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं है, पंचायत भी नहीं है, तो इनको अगर ये सर्विसेज दी जाती है तो वो टैक्सेबल होगा। ये सर्कुलर में बातें क्लियर कर दी। आगे बात करते हैं, जो पॉइंट नंबर है, ये ब्लू पॉइंट्स हैं, इनके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। पॉइंट 12 में बोला गया गवर्नमेंटल एंटिटी जब गवर्नमेंट को सर्विस देती है और बदले में गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ग्रांट लेती है, तो गवर्नमेंटल एंटिटी की जो भी सर्विस होती है उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। पॉइंट 13 की बात करते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, राशन शॉप्स। देखो गवर्नमेंट का काम है कि कोई स्पेसिफाइड जो पुअर पीपल है उनको राशन पे वो सस्ते दाम में फूड ग्रेड सप्लाई करे, चावल शक्कर ये सब गवर्नमेंट सप्लाई करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कहां कहां तक पहुंचेगी, तो गवर्नमेंट अपना काम इनको अपॉइंट कर देती है फेयर प्राइस शॉप्स वालों को, राशन शॉप्स वालों को। राशन शॉप्स वाले लोगों को सस्ते दामों में शक्कर चावल सारे फूड ग्रेड सप्लाई करते हैं। ये काम एक्चुअली गवर्नमेंट का, ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये लोग एक तरीके से गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं और गवर्नमेंट से कमीशन लेते हैं। तो फेयर प्राइस शॉप्स वाले गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, बदले में जो कमीशन लेते हैं उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ये पॉइंट नंबर 13 में बोला गया। पॉइंट 14 में बोला गया इंश्योरेंस स्कीम, ऐसी कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका टोटल प्रीमियम गवर्नमेंट पे करती है, टोटल प्रीमियम, तो ऐसी इंश्योरेंस स्कीम के रिस्पेक्ट में जो भी सर्विस होगी उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, उसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। पॉइंट 15 की बात करें, कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका 75% और मोर का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में कोई पर्सन गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला मैंने पॉइंट आपको एजुकेशन सेक्टर में भी बताया था। अब एक बार के लिए पॉइंट 17 पे आ जाओ। पॉइंट 17 में जो मैंने कट किया हुआ है, ये एक्चुअली एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी गई थी, ये 2021 में हुआ था, तो मैंने कट किया है। कट करने का मतलब होता है एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गई है। आईआरएफसी जब इंडियन रेलवेज को लीजिंग पे एसेट्स देती है, एसेट्स लीज करती है, ये सर्विस पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, लेकिन 2021 से इसको टैक्सेबल बना दिया गया। और एक सर्विस अब टैक्सेबल हो गई है। पॉइंट 16 में जो तुमको ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है, ये इस बार की अमेंडमेंट है, इस पे ध्यान देना। इसको मैंने येलो हाईलाइट बनाया, जहां पे अमेंडमेंट्स होती है उसको मैं येलो बना देता हूँ। येलो वाला पॉइंट जो ग्रीन वाला है वो बोलता है जीएसटीएन जब सर्विस देगा, जीएसटीएन एक एंटिटी है और वो कॉमन पोर्टल सेटअप करके एक सर्विस देता है, गवर्नमेंट को सर्विस देता है बाय वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटीएन की जो सर्विस होती है ये पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, लेकिन 18 जुलाई 2022 से ये टैक्सेबल हो गया। देखो आप जो कॉमन पोर्टल देखते हो, तो जीएसटीएन ने एक पोर्टल बनाया जिसपे लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं, डिपार्टमेंट वाला भी उसी को अप्रोच करता है, उसी को एक्सेस करता है और डिमांड नोटिस वगैरह इशू करता है। यहाँ पे ये जो पोर्टल, ये कॉमन पोर्टल है, दोनों लोग उसको यूज करते हैं। ये कॉमन पोर्टल बना के दिया कौन है? जीएसटीएन। इन्फोसिस ने वगैरह जो भी आईटी कंपनी ने उसमें मदद की है, लेकिन एक्चुअली ओनर कौन है इस पोर्टल का? ओनर का पोर्टल है जीएसटीएन, और जीएसटीएन गवर्नमेंट को सर्विस देता है बाय वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ये सर्विसेज जो पहले दिया करता था ये एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, लेकिन अब इन सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट 16 की अमेंडमेंट थी। उसके बाद में बात करते हैं सर्विसेज बाय गवर्नमेंट बॉडीज। कुछ स्पेसिफाइड बॉडीज हैं, इनके नाम आपको बस ये रेड वाले देख के जाना एग्जाम के दिन पे, कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके बाद है ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है सीएमपीएफओ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा उसके बाद चौथा है एनपीएस ट्रस्ट, नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट, ये आप इनकम टैक्स में देखते हो। ये चारों स्पेसिफाइड बॉडीज जब उसके अंडर जो पर्सन गवर्न है, जब उनको सर्विसेज देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होती हैं। लेकिन उसके बाद पॉइंट 22 और 23 के अंदर आई है अमेंडमेंट, ये येलो हाईलाइट किया है, ग्रीन बॉक्स है। सेबी और इरडा ये स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉडीज है, लेकिन ये जब अपने अंडर पर्सन गवर्न है, जब उनको सर्विस देते हैं तो ये अब टैक्सेबल बना दिया। 18 जुलाई 2022 से सेबी और इरडा की सर्विसेज टैक्सेबल हो गई हैं। बस आपको ये नाम याद रखना है, जैसे जीएसटीएन है वैसे ये सेबी और इरडा है। सर्विसेज बाय इरडा ये अपनी मेंबर्स इंश्योरेंस को जब सर्विस देती है अब टैक्सेबल हो गई है। सेबी जब अपने अंडर जो मेंबर्स होते हैं, जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी उनको सर्विसेज देती है वो अब टैक्सेबल हो गई है। पॉइंट 24 है ऐसा कोई सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना या फिर एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये सर्विस भी एग्जेम्प्ट हो गई है, ये सर्विस भी एग्जेम्प्ट है। तो ये पूरी बातें हमने देखी गवर्नमेंट सेक्टर की। नेक्स्ट हम लोग जाके देखते हैं बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर वाली सर्विसेज। बैंकिंग सेक्टर का पहला पॉइंट है अमेंडमेंट वाला, आरबीआई की सर्विसेज। अगर आरबीआई अपनी सर्विसेज देती है तो वो सर्विस अब टैक्सेबल हो गई है। 18 जुलाई 2022 से अमेंडमेंट आ गई और बोला आरबीआई की अब जो भी आउटवर्ड सप्लाई सर्विसेज है ये टैक्सेबल हो गई है। एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया, कट कर दिया, मतलब एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया। दूसरा वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 2 के अंदर ए और बी दो बातें हैं। 2 का ए बोलता है कि अगर कोई सर्विस है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट,
जिसके लिए कंसिडरेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ये वाली सर्विस एग्जेम्प्ट है। तो अगर कोई एक पर्सन दूसरे को लोन दे रहा है, एडवांस दे रहा है, डिपॉजिट दे रहा है, बदले में जो इंटरेस्ट अमाउंट लेता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती। लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। बैंक ने किसी को क्रेडिट कार्ड इशू किया है और उससे क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट ले रही है बैंक, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लगता है, वो क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, उस पर एक्सेप्शन नहीं है। 2 का बी बोलता है कि अगर सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी हो रही है इंटर से, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ, एक डीलर दूसरे डीलर के साथ, या फिर एक बैंक और डीलर आपस में फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सेल और परचेज का, तो इसके ऊपर जो भी कमीशन चार्ज करेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके आपस के ट्रांजैक्शन पे एग्जेम्पशन है। लेकिन बैंक और डीलर जब आगे कस्टमर को फॉरेन करेंसी सेल या परचेज करते हैं, उसमें जो कमीशन चार्ज करते हैं उस पर टैक्स लगता है। आपस में जब ये खरीदते बेचते हैं फॉरेन करेंसी, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। बैंक के साथ, डीलर के साथ, या फिर बैंक और डीलर के बीच का ट्रांजैक्शन। सर्कुलर है और सर्कुलर में 2 बातें हैं। पहला सर्कुलर का फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर एक सप्लायर है, रेसिपिएंट है, वो पीनल इंटरेस्ट चार्ज करता है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये अमाउंट टैक्सेबल होता है। हमने देखा है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में 15.2 में इंक्लूजन है, और उस इंक्लूजन में पहला पॉइंट 15.2 का 4 वाला क्लॉज जो है 15.2D बोलता है सप्लायर ने रेसिपिएंट से अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये इंक्लूड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, इस पे जीएसटी लगता है, टैक्सेबल है। लेकिन सर्कुलर का दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर पीनल इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन अकाउंट, तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेप्ट है। अब बैंक ने किसी को लोन दिया, वो लोन का पैसा टाइम से नहीं चुकाता, तो बैंक उससे पीनल इंटरेस्ट चार्ज करती है, इस पर जीएसटी एग्जेप्ट है। इंटरेस्ट हो चाहे उसका नाम आप पीनल इंटरेस्ट लगाओ, दोनों का बात एक ही है, इसीलिए पीनल इंटरेस्ट भी बैंक ने जो लगाया वो एग्जेप्ट रहेगा पॉइंट 2 के ए के हिसाब से। थर्ड वाला पॉइंट अगर बात करें बैंकिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में, बैंकिंग कंपनी अगर सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को सर्विस देती है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे सेविंग बैंक डिपॉजिट तो आपका भी है, मेरा भी है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो बेसिक फ्लेवर वाला है और जो लोगों ने ये अकाउंट खोला है अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, इन अकाउंट होल्डर्स को जब बैंकिंग कंपनी सर्विस देगी तो एग्जेम्प्ट होगा। हमारा अकाउंट जन धन योजना के अंतर्गत नहीं है, जिन्होंने जन धन योजना के अंतर्गत अकाउंट खोला है बेसिक वाला, बैंकिंग कंपनी उसको सर्विस देगी तो एग्जेम्प्ट है। जो भी बैंक चार्जेस लगाती है उस चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगता। पॉइंट 4 की अगर आपसे बात करूं तो ये आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद आप रीड कर लेना। पॉइंट 4 में अगर मान लो मैं को घड़ी खरीदनी और मैं गया टाइटन के स्टोर में और मैंने वहां पे एक 10,000 की घड़ी मुझे अच्छी लगी, मैंने घड़ी खरीदी, वहां पे कार्ड स्वाइप किया, 10,000 रुपए की पेमेंट करी और मैं वहां से निकल गया। मेरी घड़ी लेकर के मैं बाहर हो गया, मेरी घड़ी बाहर, मेरा बैंक बाहर, जिससे मैंने पेमेंट करी। एग्जाम्पल के लिए ये सारी चीजें आप छोड़ दो, मैंने जो 10,000 रुपए का कार्ड स्वाइप किया वो टाइटन के आईसीआईसीआई बैंक, उसका अकाउंट आईसीआईसीआई में, उसके आईसीआईसीआई बैंक में 10,000 रुपए चले गए और आईसीआईसीआई ने टाइटन के अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट कर दिए। ऐसे मेरे जैसे सैकड़ों कस्टमर आते हैं, महीनों में हजारों कस्टमर आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक बोलता है टाइटन को, आपके इतने सारे कस्टमर आएंगे तो सबसे पैसे लेकर के किसी से 10,000, 2,000, 5,000, 1,000, 1,200, 5,000, 25,000 ऐसे देते रहूंगा तो मैं पागल थोड़ा हूं। बैंक उससे चार्जेस लेती है, इस चार्जेस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये एग्जेम्पशन उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। मेरा 10,000 तो उसके पास चला जाएगा, लेकिन ये 10,000 ट्रांसफर करने के लिए बैंक उससे कन्वीनियंस चार्जेस लेती है, उसको कन्वीनियंस सर्विस दे रही है, उससे कन्वीनियंस चार्जेस लेती है। मान लो इस 10,000 को उसके अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए 200 रुपए का बैंक ने चार्जेस लगाया, इस 200 रुपए पे जीएसटी लगेगा। लेकिन पॉइंट 4 बोलता है कि अगर जो सेटलमेंट अमाउंट है वो 2,000 से कम का है, अप टू ₹2,000 है, तो जो भी बैंक चार्जेस लगाएगी उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप गए टाइटन स्टोर में, आपके एग्जाम्स के लिए आपको घड़ी खरीदनी थी, आपने जो घड़ी खरीदी थी वो 1,500 की थी, कार्ड स्वाइप मारा, 1,500 रुपए का कार्ड स्वाइप मारा, घड़ी ली, आप बाहर, आपका बैंक बाहर। ये 1,500 रुपए की अगर बात करें तो 1,500 रुपए आईसीआईसीआई ने आपके बैंक से निकाल के टाइटन को दे तो दिए, लेकिन ये 1,500 रुपए के लिए जो भी चार्जेस होंगे, मान लो 30 रुपए है चार्जेस, कन्वीनियंस चार्जेस, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके केस में जो सेटलमेंट अमाउंट है दैट इज अप टू ₹2,000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। एक बार कार्ड स्वाइप मारते हो तो वो होता है सिंगल ट्रांजेक्शन, ऐसे केसेस में अप टू ₹2,000 होगा। तो जो भी बैंक अमाउंट चार्ज, बैंक अपना कमीशन तो चार्ज करेगी, लेकिन उस कमीशन पे जीएसटी नहीं लगाएगी, ये एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया है। पॉइंट 5 की बात करते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इंटरमीडियरी है ये, दो फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई पर्सन दूसरे पर्सन को फाइनेंशियल सर्विसेज देना चाह रहा है, लेकिन ये दोनों पार्टीज को मिलाने के लिए, एक पर्सन लोन देना चाहता है, दूसरा पर्सन लोन देना चाहता है, इन दोनों को पार्टीज को मिलाने के लिए जो पर्सन होता है वो होता है इंटरमीडियरी। तो इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये जब अपनी सर्विस देता है, इसकी सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया है। लेकिन आपको कुछ बातें यहाँ पे देखनी। पहली बात, इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वो यहाँ पे इंडिया के अंदर लोकेटेड है, मल्टी सर्विसेज एसईजेड के अंदर, जिसके आईएफएससी है, दैट इज
गुजरात के अंदर गांधीनगर है, वहां पे आईएफएससी है, उसके अंदर वो इंटरमीडियरी लोकेटेड है, और उसका जो रेसिपेंट है जिसको ये इंटरमीडियरी वाली सर्विसेज दे रहा है वो रेसिपेंट इंडिया के बाहर है। ये आईएफएससी में रेसिपेंट इंडिया के बाहर है। और तीसरी कंडीशन, ये जो सर्विस दी है उसने, वो फॉरेन करेंसी का जो ट्रांजैक्शन करवाया है, वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करा है वो फॉरेन करेंसी में, इंडियन रुपी में नहीं है। जो लोन का ट्रांजैक्शन था वो डॉलर लोन था, पाउंड लोन था। तो ऐसे केस में इंटरमीडियरी जो भी उस रेसिपेंट से कमीशन चार्ज करेगा उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये वाला पॉइंट बोलता है। 6 वाला पॉइंट बोलता है कि फॉलोइंग पर्सन जब इस कैपेसिटी में सर्विस देते हैं, बाय और टू का मैंने 2 कॉलम बनाया। ये सर्विस प्रोवाइडर है, जब इनको सर्विस देंगे तो एग्जेम्प्ट होगा। बाय में आपको बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट दिख रहा है, मैं इसको बीएफबीसी बोलता हूँ। बीएफबीसी जब बैंकिंग कंपनी को सर्विस देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ध्यान रखना अगर वो सर्विस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू रूरल एरिया ब्रांच अकाउंट्स, जो रूरल एरिया में ब्रांच है उनके अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में जब बीएफबीसी सर्विस देगा तो एग्जेम्प्ट होगा। अब 6 के ए के बाद 6 का सी देखो, बीएफबीसी ने अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन यहां पे भी ध्यान देना इंश्योरेंस कंपनी विच इज लोकेटेड इन द रूरल एरिया। बीएफबीसी ने इंश्योरेंस कंपनी जो रूरल एरिया वाली है उसको सर्विस दी तो एग्जेम्प्ट रहेगा। अब ए 6 का बी देखो, 6 के बी में बोला कि अगर बीएफबीसी जो बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है उसके रूरल एरिया ब्रांच अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में, ऐसी इंटरमीडियरी ऐसा बीएफबीसी को अगर कोई इंटरमीडियरी सर्विस देता है इस बैंकिंग कंपनी वाली सर्विस के ट्रांजैक्शन में, तो उस इंटरमीडियरी की सर्विस पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन ये सिर्फ बैंक का इंटरमीडियरी, बैंक वाले केस में इंटरमीडियरी बोला, जब कोई बीएफबीसी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है उस केस में अगर कोई इंटरमीडियरी इसको सर्विस देगा तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसका बात ध्यान देना। ये पूरा बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अब आगे बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर को आपको थोड़ा सा लूज ही रखना है, इसका एग्जाम में ज्यादा वेटेज नहीं होता। इसमें जो भी सर्विसेज है मैंने ब्लू हाईलाइट करके रखी है, मतलब इसका एग्जाम में ज्यादा वेटेज नहीं होगा। ठीक है, बस एक बार के लिए देखना, ज्यादा इस पे फोकस मत करना, टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना। पॉइंट वाला 1 है जो बोलता है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाली सर्विस दे रही है फॉलोइंग स्कीम्स के अंतर्गत, तो ऐसे जनरल इंश्योरेंस वाली सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। जो भी प्रीमियम चार्ज करते हैं उस प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये आपको स्कीम्स के नाम बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं। इंस्टीट्यूट आपको कभी भी स्कीम्स के नाम नहीं पूछता है, वो आपको एक बार के लिए बता देगा, तो आप एक बार रीड करके जाना, वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन टाइम ज्यादा मत डालना। नेक्स्ट वाला पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस करती है फॉलोइंग स्कीम्स के अंतर्गत, तो ऐसी लाइफ इंश्योरेंस वाली सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। जो भी प्रीमियम लगेगा, प्रीमियम अमाउंट पे जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा। पॉइंट 3 बात करता है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस, अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस कराया था वो वाली स्कीम्स के अंतर्गत, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कराया ये वाली स्कीम्स के अंतर्गत, तो ऐसी वाली इंश्योरेंस कंपनी ये लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस जो इन्होंने करवाया इसके लिए अगर री इंश्योरेंस की सर्विस लेती है तो उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये पॉइंट 3 उसके लिए है। पॉइंट 4 में लाइफ इंश्योरेंस करवाया है फॉलोइंग लोगों का, कुछ फंड्स है, उन फंड में से पैसे लेकर के। पॉइंट 4 के अंदर फर्स्ट वाला बात करता है कि नेशनल ग्रुप इंश्योरेंस फंड में से पैसा निकाल के अगर कोस्ट पर्सनल ऑफ कोस्ट गार्ड है उनकी लाइफ इंश्योरेंस कराई तो इस ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई भी प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। दूसरा वाला आर्मी नेवी एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड, इस फंड में से पैसा निकाल करके आर्मी जवान, नेवी जवान या फिर एयरफोर्स के जो जवान हैं इनका लाइफ इंश्योरेंस कराया तो इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। इनके लिए जो भी, इनके केस में जो भी इस फंड में से जो भी प्रीमियम अमाउंट पे किया जाता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देखो ये देश के जो जवान हैं और ये बहुत महान लोग हैं, तो हमारा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बस ये है कि इनको जब भी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं इनका, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये इनके भी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से जब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का जो जवान है उनका जब लाइफ इंश्योरेंस कराया जाता है तो उस लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम अमाउंट होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है देश के जवानों के लिए, आर्मी और पुलिस फोर्स और नेवी फोर्स, एयरफोर्स के लिए। पॉइंट 4 बोलता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब ये सर्विस देते हैं बाय वे ऑफ एन्युइटी अंडर दी एनपीएस स्कीम, एनपीएस ट्रस्ट के अंदर जो सिस्टम उस स्कीम में जो होता है एन्युइटी दी जाती है, उनकी वो वाली सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता। ये पूरा इंश्योरेंस सेक्टर खत्म हुआ। अब आगे जाके देखते हैं मिसलेनियस वाली सर्विसेज। नेक्स्ट है मिसलेनियस वाली सर्विसेज। मिसलेनियस के अंदर काफी सर्विसेज है, इसमें पॉइंट 1 और 2 मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं। पॉइंट 1 और 2 की ये पूरी बातें हो गई हैं। 3 और 4 ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्रीन ऑरेंज हाईलाइट किया इनको, ये एडवोकेट वाले पॉइंट है। पॉइंट 3 के अंदर बोला अगर एडवोकेट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एडवोकेट कोई भी हो, इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट, जब एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपनी सर्विस देती है इन 3 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को, तो इनकी सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, उस पर जीएसटी नहीं लगता।
पहला, अगर रेसिपेंट होता है कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, इनकी सर्विसेज जब इनको सर्विस दी जाती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। दूसरा, अगर सर्विस दी गई है किसी पर्सन को जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो भी एग्जेम्प्ट होगा। और तीसरा, अगर बिजनेस एंटिटी को दी तो भी एग्जेम्प्ट होगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। बिजनेस एंटिटी को दी तो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन बिजनेस एंटिटी छोटी वाली जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था, तो ऐसे केस में बिजनेस एंटिटी को जो सर्विस देते हैं वो एग्जेम्प्ट होगा। देखो, बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना, वो अगर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी सर्विस वो एडवोकेट से लेते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से लेते हैं, चाहे कितना भी इनका टर्नओवर हो जाए, चाहे कितनी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई इनकी सर्विस हो, वो एग्जेम्प्ट ही रहेगी, ये प्रोविजन के हिसाब से। पॉइंट 3 में बोला गया लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज अगर आपस में देते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा था इंटरमीडिएट बैंकिंग वाले बैंक आपस में सर्विस देते हैं, वैसे यहाँ पे है अगर एडवोकेट्स आपस में एक दूसरे को सर्विस देते हैं, इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट किसी दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट के साथ में जो लीगल सर्विस का काम करते हैं, इनकी जो आपस वाली सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट को हटा दिया। सीनियर एडवोकेट के साथ में ट्रांजेक्शन नहीं है। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट जब आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं लीगल सर्विसेज का, उनकी सर्विस पे एग्जेम्पशन होता है। पॉइंट 5 की अगर बात करें, 5 और 6 को आपको एक साथ देखना है, मैं फटाफट से बता देता हूं। 5 का थोड़ा बहुत आ सकता है क्योंकि मॉनेटरी लिमिट है, 6 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 में बोला टीबीआई स्टेप। टीबीआई स्टेप जो होता है ये साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको प्रमोट करते हैं। टीबीआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर और स्टेप होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। तो टीबीआई स्टेप जब अंदर वो जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी वाले जो स्टार्टअप कंपनीज होते हैं उनको ये फंडिंग करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, बिजनेस ग्रो करने में सारी एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो टीबीआई स्टेप एक तरीके से सर्विस दे रहे हैं स्टार्टअप कंपनीज को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली, लेकिन टीबीआई स्टेप की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। टीबीआई में आपको रफली एक आइडिया बता देता हूं। टीबीआई होते हैं एक नेटवर्क ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, एंजल इन्वेस्टर्स। इनका एक नेटवर्क होता है कि एंटिटी, स्पेसिफाइड एंटिटी बना देते हैं और वो एंटिटी के जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो मिलकर किसी स्टार्टअप्स को पैसा लगाते हैं, स्टार्टअप्स को फंड करते हैं ताकि स्टार्टअप्स साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो कर सके। तो टीबीआई स्टेप जब साइंस और टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स की मदद करते हैं तो इनकी सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। सिमिलरली पॉइंट 6 के अंदर दूसरा वाला भी है, बायो इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय बीरैक। ये भी जब स्टार्टअप्स को सर्विस देते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली, तो इनकी सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है। अब बात करते हैं पॉइंट 5 की, इंक्यूबेटी। ये जो टीवीआई स्टेप जो साइंस के टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स की मदद करते हैं, वो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेटी बोला जाता है। वो स्टार्टअप्स होते हैं इंक्यूबेटी। तो जिस दिन से उन्होंने अपना मतलब ऑफिशियली पूरा ऑपरेशन स्टार्ट किया, वो इंक्यूबेटी ने, वो इंक्यूबेटी का वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं एज एन इंक्यूबेटी, वो सेटअप हो जाते हैं। जिस दिन से वो सेटअप हुए उनको शुरू के 3 साल के लिए उनकी जो भी सप्लाई सर्विस है उनके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट किया है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो करेंगे तो देश का यहाँ पे मतलब भलाई होगा, देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए बोला जो भी इंक्यूबेटी जो स्टार्टअप कर रहे हैं इनका 3 साल, शुरू के 3 साल तक जो भी सप्लाई सर्विस करेंगे वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन मॉनेटरी लिमिट है। शुरू में इनको 3 साल में हर फाइनेंशियल ईयर का ध्यान देना पड़ेगा। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में इनका एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर अप टू 50 लाख है, तो ये जो भी सप्लाई सर्विस करेंगे वो एग्जेम्प्ट रहेगी। अगर टर्नओवर बढ़ता गया और 50 के ऊपर चला गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। और इनको शुरू के 3 साल में हर बार एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेते वक्त ये तो देखना होगा कि करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए, लेकिन ये भी इंश्योर करना होगा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीड हो जाता है, करंट फाइनेंशियल ईयर का ज्यादा हो गया या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का हो गया, तो इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा और मैक्सिमम 3 साल तक ही इनको बेनिफिट मिलता है। ये पॉइंट 5 था। पॉइंट 7 के अंदर बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न। ये भी एक सप्लाई सर्विस की तरह माना जाता है, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया है। पॉइंट 7। पॉइंट 8 है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर तक पहुंचाने के लिए या किसी भी मतलब फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए ये 4 स्टेजेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आपके पास जब पहुंचता है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का वो वाला पार्ट होता है। तो जनरेशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होती है और उसके बाद ट्रांसमिशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये जो 2 स्टेजेस होते हैं ये वाले काम को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट किया है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर ट्रांसमिशन ऑफ ये कर रहे हैं जो यूटिलिटीज होती है तो इनकी सप्लाई सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। पॉइंट 9 की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑरेंज मार्क किया है। अगर कोई ऑर्गेनाइजर किसी पर्सन को सर्विस देता है, कौन सी सर्विस दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एग्जीबिशन व्हिच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तब ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी।
ध्यान रखना इसके ऊपर इंस्टीट्यूट एक बार कभी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर ऑर्गेनाइजर ने किसी पर्सन को सर्विस दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एग्जीबिशन जो कि आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजर की सर्विस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो इंडिया में लोकेटेड है, जैसे काउंसुलर ऑफिस, एम्बेसी ऑफिस फॉरेन कंट्रीज के, ये फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जब अपनी कोई भी सर्विस देते हैं, इनकी सर्विस पे भी जीएसटी नहीं लगता, इनकी सर्विस एग्जाम्प्ट होती है। पॉइंट 10 के अंदर 4 सर्विसेज है, चौथी सर्विस में अमेंडमेंट है। मैं आपको एक ही करके बता रहा हूँ। 10 की पहली वाली सर्विस है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की, तारक मेहता में वो आते हैं पत्रकार पोपटलाल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग न्यूज बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज इंडिया, इनकी ये जो सर्विस होती है पत्रकारों की, इन सर्विस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट होता है। पॉइंट 2, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। आपने अपना 10 रुपया देकर के एग्जाम कॉपी मंगाते हो जो आप आरटीआई एक्ट के तहत, तो गवर्नमेंट जो ये सर्विस देती है बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द आरटीआई एक्ट, ये सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है, इसीलिए आपकी उस 10 रुपए की फीस पे जीएसटी नहीं लगता। पॉइंट 3 है लेंडिंग ऑफ बुक्स बाय पब्लिक लाइब्रेरीज। देखो आप जहां पढ़ते हो वो वाली लाइब्रेरी नहीं, ये बुक लेंडिंग वाली लाइब्रेरी है, जो ऐसी लाइब्रेरी जो बुक्स लेंडिंग पे देती है, आप वहां से 2-3 दिन के लिए बुक लेके आते हो, पढ़ते हो, फिर वापस लौटा देते हो। तो पब्लिक लाइब्रेरी जो सर्विस देते हैं बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स, ये सर्विस एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। पॉइंट 4 अब टैक्सेबल हो गया है एफएसएसएआई की सर्विसेज। जब ये फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को अपनी सर्विस देते हैं तो इनकी ये सर्विसेज अब टैक्सेबल हो गई है। ये कौन सी सर्विसेज है और क्या होता है? एफएसएसएआई जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सर्विस देते हैं, जैसे हल्दीराम भुजिया है, ये बालाजी चिप्स है, तो ये सर्विसेज देते हैं उनको, और उनकी फैक्ट्री में जाके टेस्टिंग और सैंपलिंग करते हैं उनके फूड सैंपल्स का, उनको लाइसेंस देते हैं ताकि उनका फूड मतलब जो बिजनेस है प्रॉपर रहेगा। आप देखोगे हल्दीराम या कोई भी चिप्स के पैकेट के पीछे रहता है एफएसएसएआई का लाइसेंस है, तो एफएसएसएआई इनको सर्विस देता है जो इनसे लाइसेंस फी लेता है। पहले एग्जाम्प्ट हुआ करती थी लेकिन अब टैक्सेबल हो गई है। 18 जुलाई 2022 से इनकी सर्विसेज एफएसएसएआई की सर्विस टैक्सेबल हो गई है। ये सेक्टर खत्म हुआ, मतलब ये मिसलेनियस खत्म हुआ। अब आगे जाते हैं, कुछ थोड़ा सा पार्ट बाकी है एग्जाम्पशंस आईजीएसटी का, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पशंस फ्रॉम आईजीएसटी। ये वाली सर्विसेज है जिनके ऊपर आईजीएसटी लग रहा था, तो एक नोटिफिकेशन लाके आईजीएसटी एक्ट के अंदर नोटिफिकेशन लाके बोला कि इन सर्विसेज पे जिसपे आईजीएसटी लग रहा है अब या आईजीएसटी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पॉइंट 1 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला गया कि अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे सर्विस प्रोवाइडर अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है आउट ऑफ इंडिया, और सर्विस रेसिपिएंट अगर ये 3 लोग हैं, तीनों में से कोई भी है, तो ये वाली सर्विस जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से इंडिया के अंदर आ रही है उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या फिर कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी, तो एग्जाम्प्ट होगा। और दूसरा, अगर कोई इंडिविजुअल है और उसने जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट नहीं किया है, तो ये सर्विस एग्जाम्प्ट रहेगी, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, अगर प्रोवाइडर सर्विस का आउटसाइड इंडिया है और इंडिया के अंदर जो रेसिपिएंट है वो एक एंटिटी है which is registered under 12AA और AB of the Income Tax Act, and इसने जो इंपोर्ट की है वो किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो ये वाली सर्विस एग्जाम्प्ट होगी। देखो इंडिविजुअल के केस में देखना कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो की है वो उसने पर्सनल पर्पस के लिए की है, बिजनेस के लिए नहीं की है। दूसरे केस में देखना, अगर चैरिटेबल एंटिटी है तो पहले तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए 12AA या AB में, और दूसरी बात अगर उसने जो सर्विस जो ली है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज का काम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वो हमने देखा था प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वो वाली सर्विस के लिए लिया तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है। थर्ड वाला है, अगर रेसिपिएंट पर्सन है विच इज लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो एग्जाम्प्ट होगा। सप्लायर भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, रेसिपिएंट भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उसके ऊपर आईजीएसटी नहीं लगेगा। ये पॉइंट नंबर 1 था। उसके बाद पॉइंट 2 में बोला कि ऐसी कोई सर्विसेज जो आरबीआई ने रिसीव की है, एक ही सर्विस है आरबीआई की सर्विस जो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में होती है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में आरबीआई सर्विसेज अगर लेती है आउटसाइड इंडिया से, तो इसके ऊपर पहले जीएसटी एग्जाम्प्ट किया गया था, लेकिन अब ये विड्रॉ कर दिया है और अब ये टैक्सेबल हो चुका है। 18 जुलाई 2022 से आरबीआई अगर सर्विसेज लेती है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए, ये सर्विस टैक्सेबल होगी। पॉइंट 3 की अगर बात करूं तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया, अगर इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया वाले को सर्विस देती है। देखो अगर एंटिटी है तो इस एंटिटी के 2 इस्टेब्लिशमेंट है, इंडिया में और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडिया वाली इस्टेब्लिशमेंट ने अगर आउटसाइड इंडिया वाली इस्टेब्लिशमेंट को सर्विस दी तो ये एग्जाम्प्ट होगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एक बात समझो, मेरे को आपको इसके रिस्पेक्ट में लॉजिक समझाना है। लॉजिक क्या है? देखो ये तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानना चाहिए क्योंकि इंडिया वाली आउटसाइड इंडिया को सर्विस दे रही है, लेकिन एक्सपोर्ट सर्विस नहीं माना जाता। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की 5 कंडीशंस होती है, वो 5 कंप्लाई होनी चाहिए। अब इस केस में हो जाती है गड़बड़।
पहली कंडीशन बोलती है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होने के लिए जो सप्लायर है वो इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए। चलो ये भी मान ले, ये भी कंप्लाई हो जाएगा क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इंडिया की है। दूसरा, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, ये भी कंप्लाई हो जाएगा क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है। तीसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, चलो इसको भी कंप्लाई कर देंगे। चौथा, पैसे जो आ रहे कंसिडरेशन वो फॉरेन करेंसी में आने चाहिए, चलो ये भी कंप्लाई हो जाएगा। फिफ्थ कंडीशन बोलती है कि ये जो दोनों ट्रांजेक्शन जो दोनों के बीच में हो रहा है ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए, ये हो जाती है गड़बड़। क्योंकि एक एंटिटी की जो दो एस्टैब्लिशमेंट है, एक इंडिया में एक आउटसाइड इंडिया में, ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाए जाते हैं। आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 8 है, उस सेक्शन 8 का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बोलता है कि ये दोनों एंटिटीज जो दोनों एस्टैब्लिशमेंट है ये डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और अगर ऐसा है तो फिर एक्सपोर्ट सर्विस की फिफ्थ कंडीशन कंप्लाई नहीं होगी और फिर गड़बड़ हो जाएगी। इंडिया वाली एस्टैब्लिशमेंट अपने आउटसाइड वाले को देगी तो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो ये इंडिया वाली ने गवर्नमेंट के सामने रोना चालू कर दिया कि भाई हम तो अच्छा काम कर रहे, फॉरेन करेंसी लाके दे रहे, हमारी सर्विसेज को आप एक्सपोर्ट नहीं मान रहे हो। चलो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट टैक्स तो मत लगाओ। तो इनका रोना यहाँ पे काम आया। गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला ठीक है आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट्स नहीं देंगे, लेकिन इंडिया वाली एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड वाले को सर्विस देगी तो एग्जेम्प्ट होगा, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो हम आपको इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ये थर्ड वाला पॉइंट था। फोर्थ और फिफ्थ वाला पॉइंट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिस्पेक्ट में है। फोर्थ वाला पॉइंट बोलता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस या फिर स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस करती है फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो इनकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। ध्यान रखना, ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलर लाइंस पे पॉइंट नंबर 5 ड्राफ्ट किया, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस जो इंडिया में लोकेटेड है या फिर डिप्लोमेटिक एजेंट्स, काउंसलर पोस्ट ऑफिस जो भी होते हैं और करियर काउंसलर ऑफिस जो भी इंडिया में लोकेटेड होते हैं फॉरेन वाले, ये भी जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो एग्जेम्प्ट होता है। सिमिलर लाइंस पे ड्राफ्ट किया, लेकिन इनके लिए कुछ कंडीशंस इन्होंने स्पेसिफाई की है, 4 कंडीशन। पहली कंडीशन की है, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो है इसको एग्जेम्पशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे तब मिलेगा जब इसने इंडिया के अंदर जो प्रोटोकॉल डिवीजन है उससे एक एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर प्रोटोकॉल डिवीजन होता है, ये जब एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट देगा तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे इनकी जो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वो एग्जेम्प्ट होगी। पॉइंट 2 बोलता है कि बेनिफिट यहाँ पे ये है कि फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और ये जो भी नाम है पॉइंट 5 वाले, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस करेंगे ऑफिशियल पर्पस के लिए तो भी एग्जेम्प्ट होगा, पर्सनल पर्पस के लिए करेंगे तो भी एग्जेम्प्ट होगा, अपने फैमिली मेंबर के पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करेंगे तो भी एग्जेम्प्ट होगा। ये अपने यहाँ फैमिली के साथ रहते हैं तो इनकी फैमिली मेंबर्स के लिए जो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगी तो भी एग्जेम्प्ट होगा। पॉइंट 4 में याद करो, मैंने आपको बोला था ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस या स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इनके लिए तीनों इन्होंने बताया ऑफिशियल, पर्सनल या फिर फैमिली मेंबर के पर्सनल पर्पस के लिए भी इंपोर्ट किया तो भी एग्जेम्प्ट है। कंडीशन का थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर प्रोटोकॉल डिवीजन ने उस एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट को विड्रॉ करने का सोचा है तो विड्रॉ करने के पहले उनको इसको फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को एक बार इंटीमेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ करने जा रहे हैं, आपका एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट हम अभी कैंसिल करने वाले। पॉइंट 4 बोलता है कि अगर इन्होंने कैंसिल कर ही लिया प्रोटोकॉल डिवीजन ने, उसके बाद में जो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये लोग करेंगे फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, ये टैक्सेबल होगी, अब इनको टैक्स पे करना होगा। ये पूरी कंडीशन थी। पॉइंट नंबर 5 मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। 6 और 7 में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये टूर ऑपरेटर की सर्विस है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट डेफिनेटली क्वेश्चन बनाएगा। ये इस बार की अच्छी वाली अमेंडमेंट है, बड़ी वाली है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 मेरे को आपके साथ बात करनी है इंटरमीडियरी की सर्विसेज। मैंने आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपसे बात करी थी, वो इंटरमीडियरी था, इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये वाला इंटरमीडियरी कौन सा है? ये इंटरमीडियरी गुड्स का है, मतलब दो पार्टीज है, एक सप्लायर ऑफ गुड्स है, एक रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है। इन दोनों पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन करवाने के लिए इसने इंटरमीडियरी इन दोनों को मिलाया है, दोनों का बीच में ट्रांजैक्शन करा है एजेंट की तरह। तो इंटरमीडियरी अपनी सर्विस दे रहा है, इसकी सर्विस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? आंसर इज नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन कुछ कंडीशन है। पहली तो बात उसी स्टेटमेंट के अंदर पहले पॉइंट में, 8वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर इंटरमीडिएट अपनी सर्विस दे रहा है और जो सप्लायर ऑफ गुड्स है एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है, ये दोनों पार्टीज आउटसाइड इंडिया में है, तो इंटरमीडिएट की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी। कंडीशंस है नीचे, इंटरमीडिएट को बोला उसको अगर एग्जेम्पशन अवेल करना है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स 5 साल के लिए, मिनिमम ड्यूरेशन 5 इयर्स के लिए उसको मेंटेन करके रखने होंगे। पहला, अगर जो कॉपी ऑफ बिल ऑफ लैडिंग है, जो भी शिपिंग ऑफ गुड्स होती है वो सप्लायर ने, मान लो सप्लायर चाइना में है, रेसिपिएंट दुबई में है, तो सप्लायर और चाइना से दुबई जब गुड्स मूव हो रहे हैं तो कॉपी बिल ऑफ लैडिंग होगा, उसकी बिल ऑफ लैडिंग की कॉपी इसको मेंटेन करनी है। दूसरा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, उस चाइना सप्लायर और दुबई रेसिपिएंट ऑफ गुड्स के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, उस एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इस इंटरमीडिएट को अपने पास में मेंटेन करके रखनी होगी। तीसरा,
जो कमीशन डेबिट नोट है, इंटरमीडिएट अपनी सर्विस दे रहा है तो इनवॉइस नहीं इशू करता है, ये डेबिट नोट, कमीशन डेबिट नोट, कमीशन चार्ज करता है, तो ये कमीशन डेबिट नोट नाम का एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। इस कमीशन डेबिट नोट नाम का डॉक्यूमेंट, इसको उसकी कॉपी मेंटेन करके रखनी होगी अपने पास। चौथा, जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, ये जिसको भी सर्विस दे रहा है उन दोनों से कमीशन चार्ज करता है, दोनों दुबई वाली और चाइना वाली पार्टी से। ये दोनों पार्टी से एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेगा, वो लोग लिख के देंगे कि भाई हाँ हम तो चाइना के हैं, और दुबई वाला लिख के देगा हाँ भाई हम तो दुबई के हैं। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देते हैं, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलता है कि दोनों पार्टीज आउटसाइड इंडिया की हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो अपने रेसिपेंट से लेता है उसकी कॉपी भी इसको अपने पास मेंटेन करके रखनी है। फिफ्थ वाला डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये जो इंटरमीडिएट है इसको इंडिया में अपने कंपनी के लेटर हेड पे उसको एक यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होगा कि इसने जो भी ट्रांजेक्शन किया है एक इंटरमीडिएट की तरह है, कोई सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं किए, कोई रिसिप्ट ऑफ गुड्स नहीं किया है, इंडिया के बाहर से बाहर ही गुड्स पूरी मूव हो गई, इंडिया में नहीं आई, और जो सप्लायर और रेसिपेंट है दोनों इंडिया के बाहर के हैं, इसलिए इसकी इंटरमीडिएट की सर्विस पे जीएसटी एग्जम्प्ट होना चाहिए। और ऐसा डिक्लेरेशन वो जमा कर देगा और उसकी कॉपी भी अपने पास मेंटेन करके रखेगा, तो उसकी सर्विसेज पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगी। ये हमने पॉइंट 8 देख लिया, ये था एग्जम्पशंस फ्रॉम आईजीएसटी। अब कुछ अदर एग्जम्पशंस हैं वो आपकी मॉड्यूल के अंदर है, ये भी मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं। अब नेक्स्ट 2 मिनट में ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, पूरा एग्जम्पशंस खत्म हो जाएगा। एग्जम्पशंस, अदर एग्जम्पशंस में आपके मेरे नोट्स अगर आपके पास में होंगे तो पहला वाला पॉइंट कट कर देना, ये आपके रिलेवेंट का नहीं है, ये पुरानी चीजें थी लेकिन बाद में अमेंडमेंट आई, अब आपके रिलेवेंस में नहीं है। मैंने क्यों डाला, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में से अगर कोई स्टूडेंट देखेगा तो बोलेगा मैंने कवर नहीं किया, भाई मैंने कवर किया लेकिन इसको कट कर दो, ये आपके चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया, अब ये काम का नहीं। पॉइंट नंबर 2 में बोला अगर एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर अगर कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, में वहां पे मार्क करना भूल गया, उसको मार्क कर देना। ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो इनकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। पॉइंट 3 बोलता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होता है फॉर प्रॉफिट पेट्रोलियम, वो वाली अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। देखो अगर यहाँ पे कोई पर्सन अगर गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड एंड नेचुरल गैस, वो पर्सन पेट्रोलियम क्रूड को एक्सप्लोर करता है और उसमें से निकाल करके जो भी वो पहले रेवेन्यू निकालता है, पहले पैसे उसको रेवेन्यू जमा होता है, उस रेवेन्यू में से अपना कॉस्ट हटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का हिस्सा गवर्नमेंट को देता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम, इसके ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया उसको ताकि वो पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन कर सके, और ये बदले में शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम देता है, इसके ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। पॉइंट 3 में जो बात लिखी हुई है। पॉइंट 4 में जो बात लिखी है वो है रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी के रिस्पेक्ट। देखो अगर आउटसाइड इंडिया से इंडिया के अंदर कोई पर्सन सर्विस दे रहा है बाय वे ऑफ ट्रांसफर, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इंडिया का जो रेसिपिएंट है वो कंसिडरेशन के नाम पे उसको रॉयल्टी या लाइसेंस फी देता है। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन है, मान लो ये ट्रांजैक्शन $800 का, इसने रॉयल्टी और लाइसेंस फी जो दी है वो $800 की दी है, इस इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी एग्जम्प्ट किया गया है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, लेकिन क्यों एग्जम्प्ट किया है इसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझना जरूरी है। इसके लिए आपको कस्टम्स का बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कस्टम्स की कहानी, लॉजिक बता रहा हूँ। इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर कोई करता है और उस इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में अगर उसको इंपोर्टर को, बाहर वाले सप्लायर को कुछ रॉयल्टी या लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है, मान लो $800 की, तो यहाँ पे कस्टम्स एक्ट में बोला गया कि जो भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू है, इंपोर्ट गुड्स वैल्यू है, उस वैल्यू में आपको रॉयल्टी और लाइसेंस फी जो आपने पे करी वो भी आपको ऐड करनी होगी। मान लो गुड्स जो इंपोर्ट किए उनकी वैल्यू आती है $1 लाख और जो रॉयल्टी पे की वो आती है $800, तो ये टोटल कर लेंगे $1,08,000 के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी भी लगेगी और कस्टम्स एक्ट के अंदर ही वहां पे जीएसटी भी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर $800 जो रॉयल्टी वाला अमाउंट है इसके ऊपर वहां पे वैल्यू में ऐड करके वहां पे जीएसटी लगा दिया, तो यहाँ पे उस $800 की जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला अमाउंट है, रॉयल्टी वाला अमाउंट है, उस पर हम जीएसटी एग्जम्प्ट कर देंगे। डबल टैक्सेशन ना हो इसीलिए उन्होंने एग्जम्प्ट किया। जीएसटी एक्ट में बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी एग्जम्प्ट कर देंगे, क्योंकि कस्टम्स एक्ट में उस 800 की वैल्यू पे ऑलरेडी रूल 10(1)(c) के हिसाब से वैल्यू में ऐड करके उसको जीएसटी लगा दिया था कस्टम्स एक्ट, तो यहाँ पे एग्जाम कर दिया। लास्ट पॉइंट है पूरे चैप्टर का, एडीबी और आईएफसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जब सर्विस देते हैं इनकी सर्विस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट होता है। अब नीचे एक सर्कुलर आया था, बोला एडीबी या आईएफसी इनके अंडर जो अप्रूव्ड होते हैं या इनके बिहाफ पे जो एंटिटीज अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, ये इन ऐसी वाली एंटिटीज की सर्विस टैक्सेबल है। सिर्फ और सिर्फ एडीबी और आईएफसी जब अपनी सर्विस देगी तो वो एग्जाम्प्ट होगा, उसके अंडर जो भी अपने उनके बिहाफ पे सर्विस दे रहा है उनकी सर्विस टैक्सेबल
होगी। ये पूरी बातें यहाँ पे खत्म हुई, एग्जामिशन चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ो, बहुत कम टाइम बचा है, मैं जल्दी से कोई और चैप्टर का रिविजन वीडियो लेके आता रहूंगा, ठीक है? आप अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट।